हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड का जिस आईपीओ का डे 2 का सब्सक्रिप्शन ओपन होने जा रहा है, जिसमें लोग जानेंगे इसका लाइव सब्सक्रिप्शन स्टेटस, मतलब डे 1 में किस तरह सब्सक्रिप्शन हुआ था, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई होना चाहिए या फिर नहीं, इन सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज ये जो आईपीओ 22 से 24 अगस्त तक ओपन रहेगा और आज 23 अगस्त है, मतलब आज इसका सेकंड लास्ट डे अप्लाई करने का और कल इसका आखिरी दिन अप्लाई करने का। 102 टू 108 रुपीज़ पर शेयर की प्राइस बैंड, 130 शेयर्स की लॉट साइज, 351 करोड़ का इशू साइज, इसमें से 162 करोड़ का फ्रेश इशू ऑफर फॉर सेल 189 करोड़ का किया जाएगा। बुक बिल्ड इशू आईपीओ एनएससी बीएससी दोनों में लिस्टेड होने जा रहा है। अलॉटमेंट का डेट रखा गया 29 अगस्त का, रिफंड लिस्टिंग का डेट रखा गया 1 सितंबर का और ये एनएससी बीएससी दोनों में लिस्टेड होगा। अमाउंट 14,040 रुपीज़ का मिनिमम अमाउंट पे करना होगा। यहाँ पे रिजर्वेशन दिया गया एंकर इन्वेस्टर को 29.25% का, क्यूआईबी को 19.13% का, एचएनआई को 15.03% का, रिटेल को 35.07% का और अदर्स को 1.52% का ऑफर दिया गया है। अगर हम बात करें अदर्स में गाइस, हो गए एम्प्लॉयज़ वगैरह, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो अदर्स में आते हैं, इंक्लूड होते हैं। जो कि अगर हम इसके प्रोमोटर की बात करें तो यहाँ पे सर्ट इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इटालिका ग्लोबल, एफजेडसी इसके प्रोमोटर्स है। प्री इशू होल्डिंग 91.09% का, पोस्ट इशू 66.99% की होल्डिंग्स देखने को मिल जाएगी। ऑब्जेक्टिव क्या आएगा इस, तो इस पर लोन्स है, जैसे फोरक्लोजर चार्जेस वगैरह है, कुछ और सेक्योर्ड बोरोविंग्स है जिसका रीपेमेंट या प्रीपेमेंट करना चाहिए फुल या पार्ट में, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को फंड करना चाहिए, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस और अनआइडेंटिफाइड इन ऑर्गेनिक एक्विजिशन करना चाहिए, इसे कंपनी बिजनेस को एक्सपोर्ट कर सके। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे इसका सब्सक्रिप्शन तो बहुत ही शानदार हुआ है, डे 1 में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्रिप्शन हुआ है। क्यूआईबी से 1.17 टाइम का फुल्ली देखने को मिल चुका है, एचएनआई से 14.17 टाइम का जो कि ओवर देखने को मिला डे 1 में ही। रिटेल यहाँ पे 6.81 टाइम का बहुत ही शानदार, अदर्स है 2.95 टाइम्स का, टोटल है 6.77 टाइम्स का। बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिमांड देखने को मिला है, इसके डे 1 में ओवर सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रही है। तो अब इसमें देखिए कंपनी जो है इसे बहुत ही शानदार सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। तो अब अगर हम इसके जीएमपी की बात करेंगे तो इसका जीएमपी है 68 रुपीज़ का चल रहा है, जिसके अकॉर्डिंग 62.96% की लिस्टिंग मिलने के चांसेस, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग इस आईपीओ में मिलने की उम्मीद है। बिजनेस की बात कर 93 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि सियोग इंटरमीडिएट्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से बिजनेस कर रही थी और उसके बाद इसे कंपनी का नाम बदल दिया गया एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली मेटलिक फ्लेक्सिबल फ्लो सॉल्यूशन प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चर सप्लाई करता है। इसमें गाइस का प्रोडक्ट लिस्ट है, ब्रेडेड हॉसेस, अनब्रेडेड हॉसेस, सोलर हॉसेस, गैस हॉसेस, वैक्यूम हॉसेस, ब्रेडिंग एंड इंटरलॉक हॉसेस, हॉस असेंबलीज, लैंसिंग हॉस असेंबलीज, जैकेटेड हॉस असेंबलीज, एग्जॉस्ट कनेक्टर्स, एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन ईजीआर जिसको बोलते हैं, ट्यूब्स हो गया, एक्सपेंशन व्हील्स हो गया, कंपनसेटर्स और रिलेटेड इंड फिटिंग्स वगैरह भी जिस कंपनी का प्रोडक्ट्स लिस्ट है। 31 मार्च तक कंपनी जो है रिसेंटली 1700 प्रोडक्ट जो है सो स्टॉक कीपिंग यूनिट्स जो है अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में इससे भी 1700 से भी ज़्यादा जो है सो रिकॉर्ड कर चुकी है। एरोफ्लेक्स का जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है ना, ये तलोजा, नवी मुंबई, महाराष्ट्र में है और ये जो है सो अच्छी तरह से सर्टिफाई किया गया है। अलग अलग तरह की सर्टिफिकेशन इसको मिल चुका है, प्रेशर इक्विपमेंट मैनेजमेंट सिस्टम को भी सर्टिफिकेशन मिल चुका है, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम का सर्टिफिकेशन मिल चुका है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी का सर्टिफिकेशन और टेस्टिंग सर्टिफिकेशन मिल चुका है इस कंपनी को हॉर्स असेंबली वगैरह के लिए। इसके सभी प्रोडक्ट्स के लिए इसके मैन्युफैक्चरिंग जो फैसिलिटी है अच्छी तरह से सर्टिफिकेशन वगैरह कंपनी को मिल चुका है। तरह तरह की जो जितने भी सर्टिफिकेट होते हैं सभी कंपनी ने ऑब्टेन कर चुका है। इसका कंपनी का क्लाइंटल जो है इसमें गाइस इंक्लूड है डिस्ट्रीब्यूटर्स, फैब्रिकेटर्स, मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ऑपरेशंस कंपनीज, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स, कंपनीज ऑपरेटिंग इन अ वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्री, सभी जो है इसके क्लाइंट्स आते हैं, अलग अलग तरह के इसके क्लाइंट्स वगैरह आते हैं। अगर हम इसके कुछ फिनेंशियल्स की बात करें तो गाइस कंपनी का फिनेंशियल अगर देखिएगा तो 20 में रेवेन्यू था 144.9 करोड़ का, प्रॉफिट था 4.6 करोड़ का, 21 में 144 करोड़ का रेवेन्यू था और प्रॉफिट था 6 करोड़ का, 22 में 241 करोड़ का रेवेन्यू था, प्रॉफिट था 27.5 करोड़ का, 23 में 269 करोड़ का रेवेन्यू था, 30 करोड़ का प्रॉफिट था, डेट था 45 करोड़ का। तो यहाँ पे फिनेंशियल अगर देखिएगा ना तो 21 के बाद कंपनी को अच्छी ग्रोथ देखने को मिला, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिल रही है कंपनी के फिनेंशियल में, जिसके अकॉर्डिंग मतलब कि एक तरह समझिए कि कंपनी वर्चुअल मोनोपोली बिजनेस करी है, इसका कोई भी लिस्टेड पीयर्स नहीं है, मतलब कि कंपनी का कोई भी लिस्टेड कॉम्पिटिटर जितने भी कॉम्पिटिटर
कि कॉम्पिटिटर है गाइस, कोई भी लिस्टेड नहीं है स्टॉक एक्सचेंज में। अगर इसके कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करें गाइस, तो ये जो है सो फ्लेक्सिबल फ्लो सॉल्यूशंस ऑपरेट कर रही है टारगेट मार्केट के साथ, जो कि एक वाइड रेंज के इंडस्ट्री को सेक्टर्स को जो है सर्व वगैरह कर रहा है, प्रोवाइडर बन चुका है। और ये जो है इसका लगभग 80 कंट्रीज से भी ज़्यादा कंपनी जो है एक्सपोर्ट प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करता है। इसका रेवेन्यू जो है मेनली 80% का रेवेन्यू जो है इसका सिर्फ एक्सपोर्ट से होता है। और ये EOU भी मतलब कि यूनिट बन चुका है, मतलब एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट बन चुका है, जो कि एक तरह का यूनिट होता है जो कि जितने भी इंटायर प्रोडक्शन का गुड्स का जो इंटायर प्रोडक्शन होता है जो कि एक्सपोर्ट किया था वो इसके अंदर लिया था, EOU के अंदर लिया जाता है। और EOU जो है ये मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर, रिपेयर, रीमार्किंग, रीमेकिंग, रिकंडीशनिंग, री इंजीनियरिंग इंक्लूडिंग मेकिंग ऑफ गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, ज्वेलरी एंड आर्टिफिकल्स, जितने भी चीज़ होते हैं इन सभी का मैन्युफैक्चरिंग में इंगेज होती है EOU। और ये जो सो इसका भी एक यूनिट बन चुका है। अगर हम बात करें गाइस, तो कंपनी जो है हाई एंट्री और एग्जिट बैरियर्स वगैरह इसमें लगाए गए हैं, वेल पोजीशन बनाया है इंडस्ट्री में एक डाइवर्स कस्टमर बेस के साथ। प्राइमरी मैन्युफैक्चरर है फ्लेक्सिबल फ्लो सॉल्यूशंस का, जो कि कोई भी लिस्टेड पीरियड जो मैं अभी बताया। एडवांस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, R&D इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत ज़्यादा एडवांस इसकी है। लेकिन रिस्क भी है, रिस्क क्या कि हायर इंपॉर्टेंट ड्यूटीज़ वगैरह और फॉरेन रेगुलेशंस वगैरह लगाए जाते हैं, जिसकी वजह से इसको इम्पैक्ट पड़ सकता है बिजनेस को। हायर कम वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी चाहिए होता है, अगर ये मीट नहीं कर पाती है फ्यूचर में, तो ये गाइस इसकी वजह से भी इसके बिजनेस को इम्पैक्ट कर सकती है, कैश फ्लो वगैरह नेगेटिव में आ सकता है। प्लस कस्टमर्स और सप्लायर्स के साथ कोई भी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, और अपने रॉ मटेरियल्स के लिए चाइना पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, बहुत ज़्यादा निर्भर है, रिलायंस है, जो कि एक बहुत बड़ा इसके लिए ड्रॉबैक है। क्योंकि चाइना में भी अगर देखा जाए तो इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ही भी फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है, उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही चाइना की इकोनॉमिक कंडीशन, इस वजह से इसको इम्पैक्ट कर सकती है इसके बिजनेस को। नेगेटिव कैश फ्लो देखने को मिला है पास्ट में, जो कि रिपीट कर सकता है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइज 23 में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इसका नेगेटिव देखने को मिल चुका है, जो कि ये रिपीट कर सकता है। 21 में भी नेगेटिव देखने को मिल चुका था। और कंपनी जो है सो एक लिस्टेड भी हो चुका है, एक पास्ट में जो है सो एज अ विलफुल डिफॉल्टर जो है सो लिस्टेड हो चुका है, जो कि ये भी एक ड्रॉबैक है इस कंपनी के लिए। तो ओवरऑल अगर आप इन सभी रिस्क के साथ अगर आप इस IPO में अप्लाई करने का सोच रहे हैं, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एक अच्छी लिस्टिंग मिल रही है, लॉन्ग टर्म के लिए आपको इसमें अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, लॉन्ग टर्म में आपको एक अच्छा रिटर्न बनता हुआ नजर आ सकता है। वर्किंग मतलब कि IPO जो है सो पूरी तरह से फुल्ली प्राइस्ड रखा गया है, तो इसलिए गाइज आप लोग इसमें मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और लिस्टिंग के लिए अप्लाई करने का आप डिसीजन ले सकते हैं। तो हम लोग जो है वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।